इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट वैन डर वाल्स फैक्टर। इसको हम लोग आई से लिखते हैं। तो देखिए ये फैक्टर क्या होती है, इसकी क्यों रिक्वायरमेंट होती है। इससे पहले हमें एक चीज समझना होगा कि हमने जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, उसकी जो फॉर्मूला हमारे पास आया था, ठीक है। फॉर एग्जांपल रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ऑस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसकी फॉर्मूला जो हमारे आए थे यहाँ पे, मोल्स फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट दैट इज N2 डिवाइड बाय N2 प्लस N1 वेयर N2 इज मोल फ्रैक्शन ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट एंड डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इनटू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन, दिस इज KB इनटू मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन एंड दिस इज C इनटू RA2T। ये सारे वैल्यू जो है हमारे, ये थियोरेटिकल वैल्यू, ठीक है, ये कैलकुलेट किए गए हैं थियोरेटिकली, इसको लोग कहते हैं थियोरेटिकल वैल्यू, ठीक है। तो ये थियोरेटिकल वैल्यू है और ये किसके लिए कैलकुलेट किया गया है, ये कैलकुलेट किए गए हैं फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ऐसे सॉलिड के लिए जो कि इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इसके लिए कैलकुलेट किया गया है। मींस कि अगर मैं फॉर एग्जांपल हमारे पास सॉल्वेंट है, इसमें मैं कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ऐड कर रहा हूँ, मान लेते हैं कि 2 सॉल्यूट की पार्टिकल हम लोग ऐड कर रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल ऐड कर रहे हैं, तो हम लोग ये मानेंगे कि सॉल्यूशन बनने के बाद, सॉल्वेंट पाने के बाद इसके नंबर ऑफ पार्टिकल 2 ही रहेंगे, ना तो इसका एसोसिएशन होगा ना तो डिसोसिएशन होगा। मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, जो कि एसोसिएट या डिसोसिएट नहीं करते, एसोसिएट भी इनकी नहीं, एसोसिएशन भी नहीं होंगे और ये डिसोसिएट भी नहीं करते। तो अगर ऐसा होगा तो मैं जो कैलकुलेट किया हूं वैल्यू ऑफ ऑल कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो वो वैल्यूज मतलब ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हो कि हमने अगर कोई सॉल्वेंट लिया किसी कंटेनर फॉर एग्जांपल, और इसमें मैं 2 सॉलिड पार्टिकल ऐड कर रहा हूं और सॉल्वेंट बनने के बाद ये दोनों मिलके एक सॉलिड पार्टिकल बना ले, बड़ा सा पार्टिकल बना ले। तो हमने 2 सॉलिड पार्टिकल ऐड किए थे, बट यहाँ पे सॉल्यूशन बनने के बाद ये 1 सॉलिड पार्टिकल है, तो हमने तो कैलकुलेशन किया है 2 सॉलिड पार्टिकल के लिए, हमने कैलकुलेशन किया है कि इसकी एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हो रही है, बट ये एसोसिएट कर जा रहे हैं, मतलब मिल जा रहे हैं, तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल चेंज कर जा रहे हैं। तो नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल अगर कम हो जा रहे हैं, इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कम होगी, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है ये डिपेंड करती है, इट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल, सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करते हैं। तो अगर सॉल्यूट पार्टिकल डिक्रीज हो जा रही है हमारे पास, तो इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डिक्रीज कर जाएगी। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो डिक्रीज करेगी, तो अगर मैं ऑब्जर्व वैल्यू फाइंड करूंगा, मतलब एक्सपेरिमेंट से अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करूं, ठीक है ना, अगर मैं एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करूं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अगर मैं एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करूं, उसको हम लोग कहेंगे ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दिस विल नॉट बी इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो हमारे फॉर्मूला से आए हैं, ठीक है, दैट इसको हम लोग कहेंगे थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ये सेम नहीं होंगे। ये कब सेम नहीं होंगे, जब सॉल्यूशन की हमारी हो रही है यहाँ पर एसोसिएशन, इसको हम लोग क्या कहेंगे, ये एसोसिएट कर जा रहे हैं। सिमिलरली अगर कोई सॉलिड पार्टिकल डिसोसिएट कर रहे हैं, मान लेते हैं ये हमारे पास सॉल्वेंट है, कुछ अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट है, इसमें हमने 2 सॉलिड पार्टिकल ऐड किए और सॉल्वेंट में आने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद ये क्या कर रहे हैं, ब्रेक करके 4 सॉलिड पार्टिकल बना ले रहे हैं। तो अभी क्या होगी कि कोलिगेटिव नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल इंक्रीज कर गए, इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इंक्रीज कर जाएगी एक्चुअली एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व करके एक्सपेरिमेंट से हम लोग फाइंड करेंगे, और जो थियरी से हमने फाइंड किया है वो वैल्यू सेम नहीं होंगी, ये वैल्यू अलग आएंगे। कब, जब हमारे पास हो रही है हमारे सॉल्यूट की एसोसिएशन या डिसोसिएशन, एसोसिएशन या डिसोसिएशन अगर सॉल्यूट की हो रही है, तो ऐसी सिचुएशन में ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विल नॉट बी इक्वल टू थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिराइव्ड फ्रॉम फॉर्मूला। ये क्या होती है थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेटेड थियोरेटिकली, ठीक है, कैलकुलेटेड थियोरेटिकली, दैट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम फॉर्मूला। फॉर्मूला से जो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेटिव प्रॉपर्टीज को हम लोग कहेंगे कि थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ये जो हम लोग एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करेंगे, एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, इसको कहेंगे हम लोग। तो ये दोनों बराबर नहीं होगी इस सिचुएशन में, अगर सॉलिड पार्टिकल की एसोसिएशन हो रही है या डिसोसिएशन हो रही है। लेकिन अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो यहाँ पे एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रही है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होंगे, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के केस में जो हमारा थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है सेम,
अभी क्या होगा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो थियोरेटिकल है, जो हमने फॉर्मूला से कैलकुलेट किए हैं, विल बी इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एक्सपेरिमेंट से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व दैट इज एक्सपेरिमेंट से, ठीक है, ये वैल्यू सेम आएगी। तो ये चीज हमें समझना है। तो अगर हमारे पास अलग अलग वैल्यू आ रही है, मतलब एसोसिएशन डिसोसिएशन के केस में ऑब्जर्व और थियोरेटिकल वैल्यू, बट हमारे पास अगर कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाएगा कि ऑब्जर्व वैल्यू बताने के लिए, तो हमें थियोरेटिकल वैल्यू हम फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे, तो ऑब्जर्व वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी अगर हमारे पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमें ऑब्जर्व फाइंड करने हैं और मुझे अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल पता है, तो मैं क्या करूंगा, इसको एक फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे ऑब्जर्व वैल्यू मिल जाएगा। मतलब कि ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इनटू ए फैक्टर आई। इस फैक्टर आई को हम लोग कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। दिस फैक्टर इज कॉल्ड वेंट ऑफ फैक्टर, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ मुझे आई से फॉर्मूला से फाइंड कर लेना होगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला जो हम जानते हैं, मतलब कि ये सारी चीजें फॉर्मूला से कैलकुलेट कर लेंगे और उसको एक फैक्टर आई से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड दिस फैक्टर आई डिपेंड्स अपॉन सॉल्यूट, किसी पर डिपेंड करते हैं कि सॉल्यूट कौन सा है और क्या हो रही है, उसकी एसोसिएशन हो रही है या डिसोसिएशन हो रही है। यहाँ पर अगर ये दोनों वैल्यू बराबर है, इसका मतलब कि अगर एसोसिएशन डिसोसिएशन नहीं हो रही है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, तो इसके लिए आई की वैल्यू विल बी इक्वल टू 1। इसके लिए आई की वैल्यू कितने होंगे, इसके लिए आई की वैल्यू होंगे 1। किसके लिए, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए। मतलब इसके एग्जांपल क्या हो गए, इसके एग्जांपल हो गए फॉर एग्जांपल शुगर। सीधे हम लोग शुगर को पानी में डालते हैं, शुगर ना तो ब्रेक करते हैं, ना तो डिसोसिएशन होती है, ना ही ये एसोसिएट करते हैं, ये अपने शुगर ही रहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि ग्लूकोज, जैसे कि फ्रुक्टोज एसेट्रा। तो ये सब के लिए क्या हो रही है, ये सब जैसे कि यूरिया एसेट्रा, ये सब के लिए क्या हो रही है, ना तो एसोसिएशन हो रही है ना डिसोसिएशन हो रही है। तो वेंट ऑफ फैक्टर की वैल्यू 1 होगी। मतलब कि हम लोग जो थ्योरी से कैलकुलेट करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, वही वैल्यू हो जाएगी ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे पास ये सारे सॉल्यूट हैं, अगर हमारे पास ये सारे सॉल्यूट हैं, शुगर, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, यूरिया एसेट्रा, इसमें क्या होंगे कि जो हमने थ्योरी से कैलकुलेट किया है वही ऑब्जर्व वैल्यू आएगी, सेम आएगी, क्योंकि आई इज इक्वल टू 1 है। अदरवाइज अगर ये हमारे पास नहीं है सॉल्यूट, कोई और सॉल्यूट है, तो उसकी एसोसिएशन या डिसोसिएशन होंगी डिपेंडिंग अपॉन द सॉल्वेंट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर डिपेंड करेंगे। और फिर हमें क्या करने होंगे, फिर हमें आई की वैल्यू फाइंड करने होंगे। तो अभी हम देखेंगे कि आई की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, उसको डिफाइन कैसे किया जाता है, ठीक है। तो आई की वैल्यू फाइंड करेंगे और फॉर्मूला से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड कर लेंगे थियोरेटिकल, और इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऑब्जर्व वैल्यू आ जाएगा। आंसर हमें वो लिखना है, ठीक है। तो ये होते हैं एसोसिएशन या डिसोसिएशन होने से कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में चेंजिंग, और इसको कहते हैं ऑब्जर्व या और थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब हम लोग देखते हैं कि आई को कैसे डिफाइन करते हैं, आई को किस तरीके से डिफाइन किया जाता है। तो वेंट ऑफ फैक्टर को डिफाइन किया जाता है आई, ये क्या होता है, आई दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है ना। ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ, हम लोग कहेंगे सॉल्यूट, ठीक है ना, सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। अगर हो रही है तो डिसोसिएशन, और अगर एसोसिएशन हो रही है तो एसोसिएशन। डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट हमारे सॉल्वेंट में बचे रहेंगे, दिस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन इन स्टेज, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन इन द बिगिनिंग। इन दोनों का रेशियो को हम लोग कहते हैं वेंट ऑफ फैक्टर। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर मुझे कभी वेंट ऑफ फैक्टर फाइंड करना है किसी सॉल्यूट के लिए, अगर मुझे किसी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या करूंगा, तो पता होना चाहिए कि डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है। ये क्वेश्चन में मेंशन करेंगे, ठीक है। फिर भी इसको भी डिस्कस करेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, उसके बाद फाइनली और कितने हमने लिए थे दोनों का रेशियो। तो हम लोग अब एक एक करके देखते हैं कि अगर एसोसिएट, एक चीज तो पता है कि इसका मतलब कि अगर हम लोग अगर फर्स्ट में देखें, इसको 3 कैटेगरी में कैटेगराइज करें। फर्स्ट में फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, जो हमने एग्जांपल देखे थे, उसके लिए क्या होती है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, इसके लिए आई की वैल्यू 1 होती है, आई इज इक्वल टू 1। इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन। तो डिसोसिएशन एसोसिएशन तो हो ही नहीं रही है, ठीक है, विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन। तो जितना सॉल्यूट हमने लिया था उतना ही सॉल्यूट उसके अंदर रहेंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जितना सॉल्यूट हमने लिया था, एग्जांपल 4 लिए थे, तो सॉल्वेंट पाने के बाद ये 4 ही पार्टिकल रहेंगे, इसका चेंजिंग कुछ नहीं होगी, ठीक है, फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स।
I इज इक्वल टू 1, इसका मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थियोरेटिकल विल बी इक्वल टू कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व, दोनों वैल्यू सेम होंगी। जो फॉर्मूला से हम लोग कैलकुलेट करेंगे वही ऑब्जर्व हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट सेकंड, अगर हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट्स रहेगा तो उसमें दो चीज होगी, एक तो या तो एसोसिएशन होगी या डिसोसिएशन होगी। तो हम लोग पहले बात करते हैं एसोसिएशन की। इसके लिए आई की वैल्यू हमें कैसे फाइंड करना है एसोसिएशन के केस में। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ जाना, ठीक है। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ जाना। जैसे कि फॉर एग्जांपल दो ए मिलके A2 बना रहे हैं, उसको हम कहेंगे ये एसोसिएट कर रहे हैं, मतलब ये डायमर बना रहे हैं। तो ये क्या हो रहा है, ये एसोसिएशन। इस एसोसिएशन को हम लोग कहते हैं डायमराइजेशन। जैसे कि 3A मिलके A3 बन रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, ट्राइमर बना रहे हैं, ठीक है। तो ये भी एसोसिएशन है। जैसे कि 4A मिलके 1 मोल A4 बना लेंगे, तो ये भी एसोसिएशन है। इस तरह की सिचुएशन है, उसको लोग कहते हैं एसोसिएशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल 2 मोल्स एसिटिक एसिड मिलके CH3COH 1 मोल ऑफ CH3COH होल 2 बना ले, तो इसको कहते हैं डायमराइज कर गया एसिटिक एसिड। एसोसिएशन नॉर्मली कब होती है, एसोसिएशन नॉर्मली होती है जब हमारे पास नॉन पोलर सॉल्वेंट हो, तो ऐसी सिचुएशन में नॉर्मली एसोसिएशन होती है। जैसे कि हमने कहा दो, अगर हमारे पास एसिटिक एसिड है 2 मोल, या 2 मॉलिक्यूल की बात करते हैं, 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड है, फर्स्ट एसिटिक एसिड, सेकेंड एसिटिक एसिड, तो क्या होंगे अगर ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है, फॉर एग्जांपल कि ये CCl4 के अंदर है, ठीक है। तो क्या होगी, अभी इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में और इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में एक इंटरमोलिकुलर H बॉन्ड काम करेंगे, और इस H बॉन्ड से दोनों क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, एक मॉलिक्यूल में। मतलब कि हमने 2 मॉलिक्यूल लिया था एसिटिक एसिड के, और ये मिलके क्या कर रहे हैं, 1 मॉलिक्यूल CH3COH डायमर बना देते हैं। तो ये क्या होती है, एसोसिएशन। ऐसे सिचुएशन में मैं I की वैल्यू कैसे फाइंड करूंगा, अगर मैं किसी भी CCl4 के अंदर सॉल्वेंट है, इसके अंदर मैं अगर एसिटिक एसिड ऐड कर रहा हूँ कुछ अमाउंट ऑफ, और मुझे फॉर एग्जांपल डेल्टा TF फाइंड करने हैं, तो मैं थियोरेटिकल तो फाइंड कर लूंगा फॉर्मूला से KF इनटू मोलालिटी। तो डेल्टा TF मैं ऑब्जर्व कैसे फाइंड करूंगा, तो ये थियोरेटिकल में मुझे एक वैल्यू से मल्टीप्लाई करने होंगे, क्योंकि ये हम लोग जो I वैल्यू फाइंड करते हैं सॉलिड पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ सॉलिड पार्टिकल पे। तो उसके लिए अगर मैं I फाइंड कर लूंगा, तो I से मैं इस वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे वैल्यू मिल जाएंगे ऑफ ऑब्जर्व कोलिगेटिव। तो I कैसे फाइंड करना है एसोसिएशन केस में, ऐसे देखिए। तो हम लोग एक जनरल फॉर्मूला फाइंड करने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि n मोल A एसोसिएट करके हमारे पास बना रहे हैं 1 मोल ऑफ AN, ठीक है ना। एन जैसे कि 2 मोल एसिटिक एसिड से 1 मोल एसिटिक एसिड होल 2 बनाया था, n मोल A मिलके बना रहे हैं 1 मोल AN। तो मैं मानता हूं कि स्टार्टिंग में t इक्वल टू 0 पे मैंने उसके 1 मोल लिए थे स्टार्टिंग में। अगर A लूंगा तो फिर भी सेम चीज आएंगे, 10 लूंगा 100 लूंगा तो सेम चीज आएंगे। तो जनरली मैं मान रहा हूँ कि 1 मोल मैं स्टार्टिंग में लेता हूँ। तो स्टार्टिंग में तो इसकी कुछ नहीं थे, क्योंकि स्टार्टिंग t इक्वल टू 0 पे सिर्फ हमारे पास ये है। धीरे धीरे टाइम प्रोग्रेस होगा तो ये एसोसिएट होना स्टार्ट करेंगे और ये बनना स्टार्ट करेंगे। जैसे से टाइम प्रोग्रेस हो गया t इक्वल टू t पे, तो मानते हैं इसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ A इक्वल टू अल्फा। अल्फा को क्या मानते हैं, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ A। तो ये कितने ब्रेक करेंगे, कितने एसोसिएट करेंगे, अभी क्या होगी, एसोसिएट कर रहे हैं, तो कितने मोल एसोसिएट करेंगे, तो नंबर ऑफ मोल एसोसिएटेड विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स टेकन, ठीक है। नंबर ऑफ मोल कितने एसोसिएट करेंगे, ये नंबर ऑफ मोल टेकन, ठीक है, दैट इज 1 इनटू अल्फा। इतने मोल एसोसिएट करेंगे, बचेंगे कितने, तो 1 माइनस कितने एसोसिएट कर जाएंगे, अल्फा बच जाएंगे, ठीक है। 1 इंटू अल्फा इज इक्वल टू अल्फा मोल एसोसिएट की, तो बचे कितने, 1 माइनस अल्फा। अगर ये n मोल से 1 मोल बन रहे हैं, तो अल्फा मोल अगर एसोसिएट किया तो कितना मोल बनेंगे, ये अल्फा डिवाइड बाय n मोल बनेंगे। तो बिगिनिंग में हमारे पास टोटल मोल्स अब कितने हैं सॉल्यूट के, तो टोटल मोल की बात करूंगा तो स्टार्टिंग में हमारे पास सिर्फ 1 है, ठीक है। बिगिनिंग में सिर्फ हमारे पास 1 प्लस 0 दिस इज 1 है। एंड में हमारे पास कितने टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, तो 1 माइनस अल्फा मोल A के फॉर्म में है और AN के फॉर्म में अल्फा बाय n है। तो एट t इक्वल टू t टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा डिवाइड बाय n। This is what total moles of solute after time t after equilibrium। And 1 क्या है, 1 is total moles of solute at the beginning। तो हमने I को कैसे डिफाइन किया था, I का डेफिनेशन क्या था, I का डेफिनेशन था स्टार्टिंग में कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ solute आफ्टर एसोसिएशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन है 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाय n। बिगनिंग में कितने हैं, 1।
ये मैंने कैसे वन और ये वैल्यू लिखा, बिगनिंग में हमारे पास सिर्फ वन ये है, ये कुछ नहीं है, बाद में वन माइनस अल्फा ए है, अल्फा बाय एन ये है, दोनों को हमने ऐड कर दिया। तो आई की वैल्यू कैसे आ जाएगी, आई की वैल्यू आ जाएगी वन प्लस अल्फा बाय एन माइनस अल्फा, इसको मैं लिख दे रहा हूँ, इसको नीचे वन कर दे रहा हूँ, ठीक है। ये आफ्टर एसोसिएशन ये वैल्यू हमारे पास आ गई। बिगनिंग में हमारे पास ये थे दोनों का हमने रेशियो ले लिया, तो इसमें क्या हो जाएगी वन प्लस, इसमें मैं क्या करता हूँ अल्फा अगर कॉमन ले लूंगा तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी वन बाय एन माइनस वन इंटू अल्फा बाय वन, तो वन ही हो गया। इसका मतलब कि अगर एसोसिएशन हो रहा है किसी चीज का तो मुझे आई कैसे फाइंड करना है, आई इज इक्वल टू वन प्लस वन बाय एन माइनस वन इंटू अल्फा। तो अभी हमें अल्फा क्या मानना है, अभी हमें मानना है कि अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन। और एन क्या है, एन है हमारे पास, यहाँ पे हमने एन क्या किया है, कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिए गए थे। व्हाट इज एन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, एन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मतलब कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट मिल के एसोसिएट कर रहे हैं। अगर 2 मोल मिल के एसोसिएट कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 2 लेनी है, अगर 3 मोल मिल के कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 3 लेनी है, अगर 4 मोल मिल के कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 4 लेनी है, ठीक है। मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट एसोसिएट, दैट एसोसिएट्स, तो ये वैल्यू होगी। इस तरीके से हम लोग आई फाइंड कर सकते हैं। तो आई की वैल्यू क्वेश्चन में हमें फाइंड करने होंगे और अल्फा की वैल्यू दिए रहेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन क्वेश्चन दिए रहेंगे, हमें इसका टेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग एसिटिक एसिड क्वेश्चन में दिए हुए कि एसिटिक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन अ non-polar solvent and its degree of association is, for example, 0.2 degree of association है, find the value of I will be what, I will be equal to what, ये find करना है। तो एसिटिक एसिड इसका मतलब कि अगर ये डायमराइज कर रहा है, ठीक है ना, एसिटिक एसिड क्या कर रहे हैं, डायमराइज कर रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन में मेंशन रखिएगा, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे नहीं लिखा हूँ, एसिटिक एसिड डायमराइज कर रहे हैं, अगर डायमराइज करेंगे तो ये लिखा रहेगा। इसका मतलब 2 मोल एसिटिक एसिड मिल के क्या बना रहे हैं, 1 मोल डायमराइज कर रहे हैं, मतलब CH3COH 2, 2 मोल मिलके ये कर रहे हैं तो डायमर बना रहे हैं। तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय एन दैट इज 1/2। यहाँ पे कितने मोल मिलकर डायमर बना रहे हैं, 2 मोल मिलकर, तो 1/2 माइनस 1 इंटू बीटा, इससे क्या लेना है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन को, मतलब सॉरी अल्फा, इसको हम लोग अल्फा कहते हैं, ठीक है। तो अल्फा अभी हमने ले लिया है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.1, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 प्लस 1 माइनस 0.5 इंटू 0.1, जो भी होगा वैल्यू सॉल्व करके लिख देने हैं, उतने हो जाएंगे आई की वैल्यू। आई की वैल्यू कितने आ जाएंगे, अभी आई विल बी लेस देन 1 में से मैं कोई पॉजिटिव वैल्यू को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ, वैल्यू कितने आ जाएंगे, वैल्यू आ जाएंगे लेस। इसका मतलब अगर एसोसिएशन हो रही है कहीं तो आई की वैल्यू हमारे पास कितने आ रहे हैं, 1 से कम आ रहे हैं। तो कभी भी एसोसिएशन अगर होंगे, किसी भी सिचुएशन में एसोसिएशन अगर होंगे तो अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 आएंगे, एसोसिएशन अल्फा की वैल्यू ऑलवेज लेस देन 1 आएंगे। और अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, तो आई की इक्वल टू क्या होंगे वहां पर 1 होंगे। यहाँ पे सॉरी, अगर एसोसिएशन हो रही है तो आई विल बी लेस देन 1, ठीक है ना। आई कितने होंगे, लेस देन 1, कब, जब एसोसिएशन होगी। और एसोसिएशन होगी ये मुझे कैसे पता चलेगा, ये क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मेंशन रहेगा कि पर्टिकुलर सॉल्यूट एसोसिएट्स, ये लिखा रहेगा, ठीक है। और एसोसिएट रहेंगे तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी दिया रहेगा, डिग्री ऑफ एसोसिएशन मेंशन है, एसोसिएट मेंशन है, तो इस तरीके से हमें आई फाइंड करना है, ठीक है। और अगर मैं फिर उसका मैं फॉर एग्जांपल पाई थियोरेटिकल कैलकुलेट कर लिया हूं, तो पाई ऑब्जर्व कैसे करूंगा, पाई थियोरेटिकल सीआरटी से कैलकुलेट किया और इसमें मैं आई से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे ऑब्जर्व्ड ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा। उसी तरीके से रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर अगर मैंने थियोरेटिकल कैलकुलेट किया है तो ऑब्जर्व करना है, तो थियोरेटिकल हमने N2 डिवाइड बाय N2 प्लस N1 से किया है, इसमें मैं I से मल्टीप्लाई कर दूंगा। उसी तरीके से अगर मैं डेल्टा TF थियोरेटिकल कैलकुलेट किया है तो ऑब्जर्व मुझे करना है, तो मैं कैसे करूंगा, I से मल्टीप्लाई कर दूंगा थियोरेटिकल वैल्यू से, दैट इज KF इनटू मोलालिटी। कभी भी ऑब्जर्व फाइंड करने के लिए क्या करने होते हैं, ये थियोरेटिकल वैल्यू को I से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आई एसोसिएशन के केस क्या होंगे, हमें इस तरीके से फाइंड करने हैं, इस वाले फॉर्मूला से आई इक्वल टू, अगर आपको फॉर्मूला याद ही कर लेना चाहिए, नहीं तो पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, ठीक है, हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं।
इसको याद रखना है, i इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 टू अल्फा। तो अगर ये एसोसिएट कर रहे हैं तो अल्फा इज डिग्री ऑफ एसोसिएशन, ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे। क्वेश्चन में कभी कभी क्या रहेंगे कि 10% एसोसिएट करते हैं, ठीक है, इसका मतलब अल्फा विल बी इक्वल टू 10 बाय 100। तो अभी लेना है मुझे अल्फा की वैल्यू 0.1। अगर क्वेश्चन में ऐसे मेंशन है कि 70% एसोसिएट कर रहे हैं, इसका मतलब कि अल्फा विल बी इक्वल टू 70 डिवाइड बाय 100, ठीक है। इस तरीके से हम फाइंड करें। तो ये एसोसिएशन के केस में इस तरीके से फाइंड करना है आई की वैल्यू। अब अगर कुछ डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है, अब तो ये हो गई एसोसिएशन के केस में। तो अभी तक हमने देखा कि हमारे पास सॉल्यूट जो हो सकते हैं, ये हो सकते हैं या तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होंगे, आई की वैल्यू 1 लेना है। अभी मैंने देखा तो एसोसिएट कर रहे हैं या डिसोसिएट कर रहे हैं। तो अगर एसोसिएट कर रहे हैं तो आई की वैल्यू कैसे फाइंड करना है ये हमने देख लिया था, और इसका वैल्यू 1 से कम आएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं ये वाला सिचुएशन कि अगर डिसोसिएट कर रहे हैं तो हमें आई की वैल्यू कैसे फाइंड करना है। कोई सॉल्यूट डिसोसिएट कर रहा है, उसको सी केस कहता हूं, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब क्या होता है, ब्रेक, ठीक है, या इसको आयनाइजेशन भी कहते हैं। अगर आयन के फॉर्म में ब्रेक हो रहे हैं ऐसे डिसोसिएशन को लोग आयनाइजेशन कहते हैं। मानते हैं कि कोई ए था हमारे पास सॉल्यूट, ठीक है, और एन सॉल्यूट था, ठीक है, और ये ब्रेक करके क्या बना रहे हैं, एन मोल्स ऑफ ए बना रहे हैं, ठीक है। 1 मोल हमारे पास स्टार्टिंग में था, ये एन मोल बना रहे हैं। मानता हूं कि इसका मैं स्टार्टिंग में 1 मोल लेता हूं, t इक्वल टू 0 पे, और इसके स्टार्टिंग में कुछ नहीं होगा क्योंकि 0 टाइम पे। जैसे टाइम प्रोग्रेस होगा इक्विलिब्रियम के समय में, मानते हैं इसकी अल्फा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मानते हैं अल्फा। वहां पर क्या माना था, अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन, यहाँ पे अल्फा मानते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दोनों चीज क्वेश्चन में दिए रहेंगे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ये वैल्यू 1 से छोटी होती है, ये क्वेश्चन में दिए रहेंगे t इक्वल टू t पे। तो अगर स्टार्टिंग में इसके 1 मोल थी, इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है, तो ये ब्रेक कितने कर जाएंगे, इनिशियल मोल इनटू अल्फा, 1 इनटू अल्फा ब्रेक करेंगे, दैट इज अल्फा ब्रेक करेंगे, बचेंगे कितने, 1 माइनस अल्फा बच जाएंगे। 1 स्टार्टिंग में थे, अल्फा ब्रेक करके 1 माइनस अल्फा, तो ये 1 मोल से n मोल बना रहे हैं, ये अल्फा मोल ब्रेक किए, कितने बनेंगे, n अल्फा। स्टार्टिंग हमारे पास कितने मोल हो गए, 1 प्लस 0 1, और फाइनली हमारे पास कितने मोल हो गए, 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। फाइनली नंबर ऑफ मोल्स विल इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा। आई कैसे डिफाइन होता है, आई हमने डिफाइन किया था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आफ्टर डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन करने के बाद 1 माइनस अल्फा मोल एन के फॉर्म में रहेंगे और n अल्फा ए के फॉर्म में रहेंगे, ठीक है। आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस, ये वैल्यू लिख रहा हूं, अल्फा n माइनस अल्फा डिवाइड बाय इनिशियल मोल 1। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई की वैल्यू हो जाएगी विल बी इक्वल टू 1 प्लस, इसमें से अल्फा कॉमन अगर मैं ले लूं n माइनस 1 डिवाइड बाय 1, तो आई की वैल्यू आ गई 1 प्लस n माइनस 1, ठीक है ना। तो आई की वैल्यू कितनी आ गई, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो अगर कोई भी चीज डिसोसिएट करते हैं तो इस तरीके से हम लोग आई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई विल बी इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक। तो अगर कोई चीज डिसोसिएट कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, डिसोसिएट कर रहे हैं, तो आई ऐसे फाइंड करना है, ये क्वेश्चन में मेंशन रहेगा, ठीक है ना। एसोसिएशन और डिसोसिएशन will be mentioned in the question. Mentioned in the question, and degree of association और degree of association ये भी mention रहेंगे क्वेश्चन, ठीक है ना। एसोसिएशन हो रही है या डिसोसिएशन हो रही है, और इसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा या डिग्री ऑफ एसोसिएशन अल्फा, ये क्वेश्चन मेंशन रहेंगे। तो कोई चीज डिसोसिएट कर रही है तो आई हम ऐसे फाइंड करते हैं, आई इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इनटू अल्फा। अल्फा क्या है, दिस इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और n क्या है, तो n है कि 1 मोल हमारे सॉल्यूट कितने मोल बनाते हैं ब्रेक करके, ठीक है ना। व्हाट इज n, n इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आयंस formed by 1 मोल ऑफ सॉल्यूट। 1 मोल सॉल्यूट से कितने मोल आयन बनते हैं उसको लोग n कहेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आयन इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। दोनों केस में हमने देखा था एसोसिएशन केस में जो फॉर्मूला थे, i इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय n माइनस 1 इनटू अल्फा, वहां पे अल्फा डिग्री ऑफ एसोसिएशन था। यहाँ पे फॉर्मूला आ रहा है i इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इनटू अल्फा, हमें याद रखना है, ठीक है। n क्या है, 1 क्या है, ये चीज समझ माननी चाहिए, i फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब
ऑलवेज हमारे क्वेश्चन में दिए रहेंगे अल्फा की वैल्यू, ठीक है। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हम जानते हैं आयनिक टर्म से, अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और वो डिसोसिएट कर रहा है तो इसके लिए अल्फा की वैल्यू होती है इक्वल टू 1, ठीक है। ये हम जानते हैं आयनिक टर्म से। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा आयनाइज कर जाता है, वन फ्रैक्शन, वन आउट ऑफ वन ये डिसोसिएट कर जाते हैं, आयनाइज कर जाते हैं। इसका मतलब ये क्या होते हैं, ये कंप्लीटली डिसोसिएट करता है, क्या आयनाइज करते हैं, ठीक है। आयनाइज करने कहना ज्यादा बेटर होगा क्योंकि आयन फॉर्म करता है, कंप्लीटली आयनाइज कर जाता है, ठीक है। तो अल्फा इक्वल टू 1 हम लोग ले लेते हैं। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या क्या हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या कोई भी सॉल्ट। इसके लिए मुझे क्या लेना है, इसके लिए लेना है मुझे अल्फा की वैल्यू 1, इसके लिए अल्फा की वैल्यू 1 लेना है। और आई का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। इस तरीके से हम लोग आई की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे, ठीक है, किसी भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होते हैं, कुछ एसिड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग होते हैं जो आप आयनिक में पढ़े होंगे, जैसे कि HCl, HBr, HI, H2SO4, HNO3, HClO4। तो ये एसिड जो बेसिकली है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है। अदरवाइज व्हेन अल्फा इज नॉट मेंशन्ड, व्हेन अल्फा इज नॉट मेंशन्ड एंड एन एसिड इज गिवन, हम लोग उसको स्ट्रॉन्ग एसिड मानेंगे। एंड एसिड इज गिवन एज सॉल्यूट, गिवन एज सॉल्यूट, तो हमें उसको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मान लेंगे, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, बेसिकली ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड्स, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल NaOH, KOH, CaOH इक्वल टू MgOH इक्वल टू एटसेट्रा। इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस लेना है, तो इसके लिए क्या लेना है, I इक्वल टू अल्फा इक्वल टू 1। एनी सॉल्ट, कोई भी सॉल्ट होगा जैसे कि NaCl, KCl, Na2SO4, K2SO4, K4, FeCN6, Na3PO4, Mg3PO4 इक्वल एटसेट्रा। ये सारे चीज कुछ भी रहेंगे जो एसिड और बेस मिलकर बने हैं, ये सॉल्ट है। तो इनके लिए मुझे आई अल्फा की वैल्यू 1 लेनी है, ठीक है। अदरवाइज अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है अल्फा की वैल्यू तो मुझे क्या करना है, अल्फा की वैल्यू 1 लेनी है। अदरवाइज क्या करना है, अदरवाइज अगर क्वेश्चन में मेंशन है, अगर इनमें से भी कोई भी एसिड या बेस है लेकिन अल्फा मेंशन है लेस देन 1, तो मुझे समझना होगा कि वो वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन फॉर्मूला यही होगा कोई भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए, I इक्वल टू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा। तो अगर अल्फा 1 है तो यहाँ पे अगर मैं 1 लेता हूँ, ठीक है, I कितने हो जाएंगे, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू 1, 1 प्लस n माइनस 1 दैट इज n, ठीक है। when अल्फा इज इक्वल टू 1, ये सारे सिचुएशन में when अल्फा इज इक्वल टू 1, when alpha is equal to 1 that is strong electrolyte, strong electrolyte, I will be equal to 1 plus n minus 1 into alpha, alpha 1 है, I is equal to 1 plus n minus 1, this is equal to n। I की वैल्यू n हो जाएगी कब, जब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो पिछले सिचुएशन में मैंने बताया था, ठीक है। इफ when alpha is less than 1, तो सेम फॉर्मूला है less than 1, तो मुझे इसी फॉर्मूला से I फाइंड करना है, 1 प्लस n माइनस 1 इंटू अल्फा, ठीक है। तो क्वेश्चन में अल्फा दिए रहेंगे, डोंट बॉदर अबाउट दैट, वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक। अल्फा नहीं दिए हैं तो मुझे 1 मान लेना है। और अगर इधर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा दिया हुआ है, तो मुझे ऐसे सिचुएशन में उसको वीक इलेक्ट्रोलाइट मानना होगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। अब n क्या है, n है कि 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से कितने मोल हमें मिल रहे हैं आयंस, उसको हम लोग कहेंगे n, ठीक है। व्हाट इज n, n इज 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट से कितने मोल मुझे मिल रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एग्जांपल लेते हैं कि I की वैल्यू हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर दिया हुआ है HCl, इसको पानी में डिसॉल्व करते हैं, अल्फा मेंशन नहीं है, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को मानेंगे, तो ये H प्लस प्लस Cl माइनस बनाते हैं, तो ये 1 मोल से कितने मोल बना रहे हैं, 1 मोल प्लस 1 मोल 2 मोल, n की वैल्यू कितनी रहने हैं 2, I इज इक्वल टू कितने हो जाएंगे, n 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 1 इक्वल टू 1 2, ठीक है ना। I इक्वल टू कितना हो जाएंगे 2, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है H3PO4, H2SO4,
तो ये क्या बनाते हैं, 2 मोल H प्लस बनाते हैं प्लस SO4 2 माइनस बनाते हैं। तो 1 मोल से ये कितने बन रहे हैं, 2 मोल और 1 मोल 3 मोल। तो I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 3 माइनस 1 इंटू 1, या सीधे सीधे I इक्वल टू कितने लेना है, 2 प्लस 1 3, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। I इक्वल टू N, अल्फा इक्वल टू 1, व्हेन अल्फा इक्वल टू 1 I इक्वल टू N, हमने देखा था व्हेन अल्फा इक्वल टू 1 I इक्वल टू N। तो इस फॉर्मूला पे पुट के करके करें या सीधे सीधे I इक्वल टू हम लोग N ले लें तो सेम चीज है। कितनी वैल्यू हो जाएगी, I इक्वल टू 3। फॉर एग्जांपल HNO3 है, ये ब्रेक करते हैं पोलर सॉल्वेंट में H प्लस प्लस NO3 माइनस। तो अगर 1 मोल है तो ये 1 मोल प्लस 1 मोल 2 मोल बन रहा है, तो I इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू 1 दैट इज 2, या सीधे I इक्वल टू ले लेंगे 1 प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से फॉर एग्जांपल AOH ये ब्रेक करते हैं Ca2 प्लस प्लस 2OH माइनस, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अल्फा इक्वल टू 1 है, नहीं मेंशन है तो उसको बताना है अल्फा इक्वल टू 1 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो 1 मोल से 1 मोल प्लस 2 मोल 3 मोल बन रहे हैं, तो I इक्वल टू 3। कभी भी कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा तो I की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये वाले सिचुएशन में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, अगर इलेक्ट्रोलाइट है ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना, तो हमने देखा था कि एसोसिएशन के केस में अल्फा 1 से कम आ रहा है, तो डिसोसिएशन कभी भी होगी अल्फा की वैल्यू, अगर डिसोसिएशन कभी भी हो रही है तो I की वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 1, और अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो I इक्वल टू N, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो I की वैल्यू हम लोग करेस्पॉन्डिंगली फाइंड करेंगे। इस तरीके से हम लोग क्वांटम फैक्टर फाइंड करते हैं। फिर अगर मुझे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज फाइंड करने हैं तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हम लिखते हैं पाई, कोई क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थियोरेटिकल इज इक्वल टू क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व मुझे फाइंड करना है तो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज थियोरेटिकल इसमें I से मल्टीप्लाई कर देते हैं। I अलग अलग सिचुएशन में ऐसे फाइंड करना है जिससे हमने कहा था। ठीक है, इसको हम लोग अगर सम अप करें तो 3 सिचुएशन है हमारे पास। एक है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, इसके एग्जांपल हमने लिखे थे वहां पे, यहाँ पे I इक्वल टू 1, ऑब्जर्व क्वालिटेटिव ऑब्जर्व थियोरेटिकल क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी सेम। अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट हो सकती है या तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में वीक एसिड एंड वीक बेस होंगे। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होंगे, वीक एसिड एंड वीक बेस होंगे। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस या सॉल्ट। किसी भी सिचुएशन में तो इलेक्ट्रोलाइट में अगर क्या हो रही है, डिसोसिएशन हो रही है, इलेक्ट्रोलाइट अगर क्या कर रहे हैं, इफ डिसोसिएट कर, तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, तो अभी क्या होगा, I विल बी इक्वल टू N। ठीक है, ये कहां से आया है, I इक्वल टू 1 प्लस N माइनस 1 इंटू अल्फा यहाँ से आया है, और अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ पे क्या करने हैं, अल्फा की वैल्यू लेनी है 1, यहीं से आ गया I इक्वल टू N। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका अभी हम देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, अब अगर थर्ड सिचुएशन हम देखा था, पहले वाला सिचुएशन एसोसिएट कर रहा है, एसोसिएट कर रहा है इसका मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रोलाइट अगर नॉन पोलर सॉलिड में एसोसिएट कर रहा है, तो I मुझे कैसे फाइंड करना है, इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय N माइनस 1 इंटू अल्फा। तो यहाँ पे N क्या है कि कितने मोल मिलके एसोसिएट कर रहे हैं। ठीक है, 2 मोल मिलके एसोसिएट कर रहे हैं तो N लेना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा था, I का वैल्यू लेस देन 1 एंड अल्फा पर डिग्री ऑफ एसोसिएशन। यहाँ पे किसी भी सिचुएशन हम देखेंगे अल्फा विल बी ग्रेटर देन 1, यहाँ पे अल्फा 1। अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, वीक एसिड या वीक बेस, तो यहाँ पे क्या होगी, अल्फा लेस देन 1, अल्फा क्या होंगे, लेस देन 1। फॉर एग्जांपल हम लोग देखेंगे एग्जांपल, जैसे कि फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड है, वीक एसिड है, इसको वाटर में डालने से CH3CO माइनस प्लस H प्लस बना रहे हैं। अगर इसके 1 मोल हमने स्टार्टिंग में लिया है और इसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 0.1 है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन स्टार्टिंग में कुछ नहीं है, 1 माइनस 1 इंटू 0.1 ये बनेंगे, 0.1 बनेंगे, 0.1 बनेंगे। तो हमारे पास हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा। ठीक है ना, हमें फाइंड करना है I। I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I इक्वल टू 1 प्लस N। N कितने हो जाएंगे, 1 मोल से 1 प्लस 1 2 मोल बन रहा है। I इक्वल टू 1 प्लस 2 माइनस 1 इंटू अल्फा 0.1, 1 प्लस 1 इंटू 0.1 तो 1.1। ठीक है, वैल्यू इतनी आ गई। I इक्वल टू N नहीं आया, लेकिन फिर भी I की वैल्यू क्या आ गई, इसके लिए भी I की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आई। कोई भी डिसोसिएशन हो रही है तो I की वैल्यू 1 से बड़ा लेना है, एसोसिएशन हो रही है तो 1 से छोटा लेना है। फिर हम नहीं है, फाइंड करना है
और नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो i इक्वल टू 1 लेना है। करस्पॉन्डिंगली हम लोग ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं अगर थियोरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फाइंड करें। थैंक यू।